प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ जो सियासी नौइयत के मामला और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे ऐसे मामला हैं, हालात हाज़रा के, जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। मज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, एक मुतहर्रिक सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान मईशत के हवाले से और दीगर मामलात पे जब बात करने का मौका मिलता है तो उनको हम मदऊ करते हैं। आज भी कुछ अहम मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे नासिर रियाज साहब से, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। नासिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब्दुल रज़ाक भाई, सूरत हाल आपके सामने, कुछ देर पहले जो बात हो रही थी मैं उस तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा इस हवाले से बात कर लूँ कि जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे पंजाब में, जो इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है, और उसमें भी ख़ास तौर पे जो लाहौर है वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, या ज़मान पार्क और इसके गिरदोनवाह में जो कुछ हो रहा है, ये किस तरह देख रहे हैं? सियासी कारकुनान को पकड़ना, तशद्दुद करना और ये सब कुछ हो रहा है जिसकी हम हमेशा नफ़ी करते आए बहसीत सियासी कारकुन, और आप क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है जो हमेशा इन तमाम चीज़ों की मुखालफत करती आई है और करती रहेगी, क्या राय रखते हैं? क्या ये आपके ख्याल में दुरुस्त हो रहा है? इसको रोकने की ज़रूरत है? फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने मुझे अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका पेश करने का इतने बड़े फोरम पर मौका अता फरमाया, शुक्रिया। कहना ये कि खान जो लाहौर में गुज़िश्ता 3-4 माह से जो उन्होंने खैमे गाड़े हैं इमरान खान साहब ने, और वहाँ जाके उन्होंने वो सारी जो घर में तो वो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो जो है ना बाहर जो है वो बताते हैं आकर के, जी मुझे 4 गोलियां लगी हैं और मैं बड़े बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा बाज़ाहिर तो वो यही कहते हैं। और आप देखें कि ख़ास दिन क्यों चुना गया पीटीआई की जानिब से, यानी ये पार्टी पूरी साजिशी पार्टी है, और इनमें मैं समझता हूँ कि कूट कूट के साजिशें भरी हुई हैं। जो जिस अमल से मुल्की मशीयत को, मुल्की मामलात को, मुल्क को बदनाम करने का कोई मौका तहरीक इंसाफ वाले ज़ाया नहीं होने देते। देखें अभी उसी दिन जो है वो मैं समझता हूँ कि वो शायद 8 तारीख थी जी, जी। उस दिन ख़वातीन का आलमी दिन था, इन्होंने वही दिन चुना। और देखें आप देखें कि इमरान खान के झूठ की आप हद देखें कि कोर्ट में तो वो पेश नहीं हो रहे हैं, कोर्ट के साथ तो उन्होंने जो है वो जो खेल खेल रहे हैं। मैं तो अदलिया पर भी हैरान हूँ कि अदलिया को कम से कम अपनी साख को बरकरार रखना चाहिए। वैसे ही अदलिया पूरी दुनिया में इंसाफ देने वाली हमारी सबसे आखिर के नंबर पर पहुँच चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी माशाल्लाह कारकर्दगी है हमारी अदलिया की। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, अगले दिन ही नोटिस कर देते हैं ये लोग। मैं अर्ज़ ये करूँ कि देखिए वो बंदा कह रहा है कि जी मैं कोर्टों में पेश नहीं हो सकता हूँ, मैं वीडियो मुझसे वीडियो लिंक के ज़रिए बयान ले लें, और कोर्ट में पेश जब होते हैं तो प्री प्लान हज़ारों लोगों को वो जमा कर लेते हैं, अपने जो उनके फॉलोअर हैं या जो उनके पेड वर्कर हैं, क्या हैं अल्लाह जाने कहाँ कौन सी मखलूक है ये। तो आप देखें कि लाहौर का कोई ख़ास दिन इनका चुनना, और ये खुद ऐलान किया इमरान खान साहब ने कि मैं खुद शामिल होऊंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को, क्या लाहौर हाई कोर्ट इस पर अज खुद नोटिस नहीं बनता था कि जनाबे वाला आप सेशन अदालतों में, आप हाई कोर्ट में, आप किसी भी अदालत में आप पेश होने के लिए तैयार नहीं है, और आप रैलियों में शामिल होने के लिए आप तैयार हैं, आप सेहतमंद हैं। लेकिन बदकिस्मती से देखें वो वहाँ जो वाक़या हुआ है, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये जो वहाँ पर तशद्दुद पुलिस और इंतज़ामिया ने किया है, देखें वहाँ उन्होंने 144 लगाई थी, गवर्नमेंट की अपनी सवाबदीद थी कि उनका इख्तियार था। उन्होंने जब देखा कि एक ही दिन में 2 इवेंट होंगे कि शहर लाहौर में, जिसमें ख़वातीन का दिन भी था, वो भी सड़कों पर आ रही थी, और दूसरी जानिब पीटीआई ने भी प्री प्लान के ज़रिए उतरने की कोशिश की, तो उन्होंने 144 लगा दी कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो शहर में। लेकिन क्योंकि खान साहब को इन चीज़ों से क्या गर्ज है, उन्हें तो चाहिए कि कोई भी मौका जिसमें साजिश ना
कर सकें, वो उन्हें चैन ही नहीं आता। उन्होंने जी उसी दिन आने का बाहर और अपने लोगों को वहाँ जमा कर लिया जी। और फिर उन्होंने जब 144 की खिलाफ वर्जी की है शहर लाहौर में, तो इंतज़ामिया ने फिर भी बहुत बर्दाश्त किया। मैं कहता हूँ कि जो मैं एक एज ए सियासी वर्कर, मैं अपने आप को सीनियर तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं खासा 30-35 साल से सियासी कारकुन हूँ। मैंने इतना लाड प्यार, इखलाकियात, मोहब्बत और एहतराम मैंने किसी भी सियासी पार्टी के साथ नहीं देखा। आप देखें कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को देखें कोड़े मारे गए, जी जी, फांसियां दी गई, उन पर तरह तरह के झूठे मुकदमात बनाए गए, उनको जेलों में डाला गया, कोई तारीख नहीं मिलती कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने कोई साजिश की हो। ठीक है, उन्होंने एहतजाज का हक सबको है। अब खान साहब बताते कि वो रैली का क्या मकासद थे, जो इन्होंने 8 तारीख को, जो मार्च को जो इन्होंने रैली निकाली है। भाई आप क्या चाहते थे? आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, आपने एजेंडा क्या था? आप ये कोई मीनारे पाकिस्तान पे जलसा रखा था, आप मकसद क्या था? आप तो एक दिन पहले कोर्ट में कह रहे हैं कि जी मैं जो है मुझे डॉक्टर इजाजत नहीं देते आने की और मुझे सिक्योरिटी पर। क्या आपको सड़कों पर आने पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है? जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपको कोर्ट में पेश होने पर है, अपने गुनाहों का एतराफ करने में आपकी क्यों जान जा रही है? आप देखिए, मैं समझता हूं कि ये इस जो 2 दिन कबल जो वाकया हुआ है लाहौर में, और शऊद और निशानियां तो ये बता रही हैं, गवाहियां तो ये बता रही हैं कि वो भी एक बड़ी प्री प्लान इन्होंने अपने सियासी वर्कर जो शहीद हुआ है या हलाक हुआ है या आप उसकी एक्टिविटीज, उस जो जिले शाह शायद उसका नाम है, आप देखें कि उसकी एक्टिविटीज कितनी सोशल मीडिया पे, इससे कबल जब वो हयात थे इस दुनिया में, तो किस किस्म की वो गुफ्तगू करता था। वो कोई एक नॉर्मल बंदा भी नहीं था। और वो अब तो रिपोर्ट सारी सामने आ रही है कि वो एक्सीडेंट, किसी गाड़ी ने भी उसको हिट किया था, और जो गाड़ी उसे छोड़ने गई है हॉस्पिटल, वो भी वहां से गायब हो गई है, वो सीसीटीवी में आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक साजिश थी उस दिन को खराब करने के लिए, ख़वातीन डे को खराब करने के लिए पीटीआई ने कहा कि उसका भी जो है ना आड़ ले करके उन ख़वातीन को भी पीटीआई की ख़वातीन का रंग देना चाहते थे वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर इंतज़ामिया ने, और मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को नकवी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आके इस लाडले की थोड़ी सी खैर खबर ली है। वरना इससे कबल तो आप देखें कि क्या बदमाशी कर रहे हैं, क्या नाच गाने कर रहे हैं। रोड बंद किया हुआ है, वहाँ लाहौर के रिहायशी जो हैं वो बेचारे सफ़र नहीं कर सकते हैं, रात दिन वहाँ पर इन्होंने जो है ना मैं वो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कोई इनसे पूछने वाला है? आपने रोडें बंद करके तंबू और शामियाने लगा करके आप रोज़ाना जो है इमरान खान की हिफाजत के नाम पर जमा, और फिर जो इनकी वीडियोस लीक हो रही हैं, जो ख़वातीन एक दूसरे से बातें कर रही हैं। मैं लाहौर के लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपनी ख़वातीन जो बाइज़्ज़त ख़ानदान है भाई, मत जाएं इस नौसरबाज के पीछे, मत जाएं। अपनी बहनों बेटियों को, अपने बच्चों को बचाएं, इस फितने से बचाएं, इस शर से बचाएं। इसका कोई मकसद नहीं है। इसे 4 साल इक़्तिदार मिला, इसे बहुत मौका दिया इस कौम ने कि ये कोई अपनी इस्लाह करता, मुल्क की इस्लाह करता। हमने भी सबने मिलकर के सपोर्ट किया कि भाई ठीक है, अगर मुल्क की इस्लाह करते हैं, कोई बेहतरी, लेकिन इस बंदे को कोई गर्ज नहीं है। इसके अल्लाह जाने क्या मकासद थे। तो ये जो लाहौर में हुआ है वाक़या, ये मैं समझता हूँ कि सारी पीटीआई की प्री प्लानिंग हुआ है। और अब जो है, अब देखिए सियासत इसके किस तरह खेलता है। अब उसके गैबाना जनाजे शुरू कर दिए हैं जी, हर शहर में, हर कस्बे में जी जनाजे का। और साहब खुद तो किसी जनाजे में जाते नहीं है, और ना मैंने देखा है कभी कहीं जाते वक्त इन्हें कहीं के किसी जनाजे में शिरकत की हो या किसी की ताज़ियत के लिए तशरीफ़ लेकर गए हों। और आप देखें कि कितने ज़िले शाह वो जो नौजवान जो चले, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए, अगर वो सियासी कारकुन थे, तो आप देखें कि किस कदर उसके वालिदैन को अपने पास बुलाकर, टांग पे टांग रख कर उसकी तजलील की है। उससे पूछ रहे हैं या उसे जो उसका कैप्शन था कि ये वो ताज़ियत कर रहे हैं उसके वालिदैन से। ताज़ियत तो लोगों के घरों पर जा करके की जाती है, मरहूमीन के घरों पर। हमने तो सारी ज़िंदगी यही अपने बड़ों को देखा है, और ख़ुद से भी एज ए सियासी कारकुन
कि भाई ताज़ियत तो घर पे जाके जो लोग ठीक है। दुनिया से चले जाते हैं उनके घरों पर जाकर के चलकर उनके जाया गम में जाता है, शरीक। बिल्कुल ऐसा ही। ये नहीं कहा जाता कि जनाब आप आए मेरे घर पर और बैठे और मैं आपसे ताज़ियत करना नहीं, चाहता सीधे हूं। आदमी यानी असल में इन्हें तो वो खुदा इन्हें हिदायत अता फरमाए कि इन्हें तो कुछ 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 मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं पता, इखलाकियात का भी नहीं पता। क्या ये इखलाकियात कहती हैं जिसका नौजवान बच्चा आपकी खातिर आप लोगों की साजिश का शिकार हुआ और आप टांग पर टांग रख कर और बड़े गरूर और तकब्बुर से आप जो है ना उससे उनसे बातें कर रहे। अरे आपको तो जाना चाहिए था जिले शाह के वालिद के घर पर जाके उसको गले लगाना चाहिए था उसको और उससे माफी मांगनी चाहिए थी कि मेरी वजह से आपका बेटा जो है वो सड़क पर मारा गया है। ठीक है, सही। अच्छा जी, अब मज़ीद कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। ख़ासतौर पे एक बयान जो कल नज़र से गुजरा है, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी उसका तस्करा रहा। नासिर भाई, आपकी खिदमत में ये सवाल रखूँगा कि ये जो पिछली हुकूमत गिराई गई है, अभी तक तो खैर इसका तयन सही तरह से नहीं हो सका है कि ये आखिर गिराई किसने है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराफ़ करती है हमने गिराई है, बिल्कुल अच्छा, आईनी तरीके से। लेकिन वो तो पहले इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर तो बाद में डाली गई, कहीं बहुत बाद में जाके आपका नंबर हम आया। जुर्म का इकरार कर रहे हैं जी, हमने किया है, हम आपके खिलाफ अदम एतमाद गिराने में वाला जब अभी तक नहीं तय कर सका है तो आप क्यों ये जिम्मेदारी ले रहे हैं? तो अर्ज ये है कि वो अमेरिका से सिलसिला शुरू हुआ, किसी खत का तस्करा हुआ और फिर वो चिट्ठी जो है वो उसको छुपा लिया गया या क्या किया गया। बहरहाल वो बढ़ते 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 सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ लीडर्स तक पहुँचा। फिर साबिक आर्मी चीफ के ऊपर भी वो इल्ज़ाम लगा दिया गया और फिर उसके बाद वो पंजाब के जो इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उन तक ये बात पहुंची और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ताजर बिरादरी है ये उनकी साजिश थी। बिलाखिर अभी यहाँ पर रुकें, हो सकता है, इसका मैं नहीं कहता जब तक ये प्रोग्राम नशर होगा, ये तो खैर लाइव प्रोग्राम है, लेकिन कल हो सकता है कि वो तब्दील हो जाए। तो ये है, अब ताजर बिरादरी के ऊपर ये बात आ गई। दिफा कीजिएगा, इसका क्या कहना चाहेंगे इसके दिफा में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया यासिर भाई। यासिर भाई, बात ये है कि नासिर भाई, कता कलामी की माजरत चाहूँगा इससे पहले कि आप अपना मौक़िफ़ सामने रखिए। आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए लाइन पे मौजूद है। मैं ज़रा उनका मौक़िफ़ इस हवाले से ले लेता हूँ और फिर इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो जारी रखते हैं, फिर आपकी बात भी जो है वो आपको मौका दिया जाएगा। आफ्ताब साहब, बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी जी, अर्ज़ ये है कि ये कुछ देर पहले तस्करा हो रहा था कि ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया था वो पता नहीं ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि ये जो ताजर बिरादरी है, इनकी जो मुलाकातें हो रही हैं, जो माजी में भी हुई थी कोई मुलाकात, ये शायद उसी का शाखसाना था जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी इसको गिराया गया। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से आप कुछ कह दीजिए, आप क्या समझते हैं कि वाक़तन ये भी साजिश का हिस्सा थे? फरमाइएगा। मुलाकात अच्छी रही। मुझे पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई जी जी कि देखिए कि जो ताजिर बरादरी है जी जी, वो आखिर आर्मी चीफ से क्यों मिली है, अच्छा समझे ना। आफ्ताब साहब, गुजारिश ये है कि ये सवाल अगर आप खान साहब से करें तो ज्यादा मुनासिब नहीं होगा कि नहीं, पिछले नहीं, जो आर्मी चीफ थे उनसे ताजिर बिरादरी को मुलाकात का मशवरा खुद इमरान खान साहब ने दिया था। अच्छा सुन तो लें, पूरी बात तो सुन लें कि आखिर क्यों मिली। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो इसलिए मुलाकात की उसने कि वो समझती है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो उसके पीछे जो है और उसको लीड जो कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ठीक है, और जो मसाइल हैं जिनको ख़त्म करने के लिए ये लोग आए थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल है, जो मैं अपने ज़ाती ख्याल में खान साहब की बात तो नहीं कर रहा या किसी और की, कि वो कहती होगी कि भाई खुदा के लिए इनसे हमारी जान छुड़ाओ, समझे ना, जी जी, फेयर इलेक्शन करवाओ। जो मैंने एक आध दोस्त से बात की, ताकि ये कि यहाँ पर हकीकी मानों में अवाम की हुकूमत हो। ठीक है। आप ऐसा अस्यूम करते हैं, आपके ख्याल में कि ये बात हुई होगी कि उन्होंने ये आर्मी चीफ से कहा होगा कि इनसे हमारी जान इस वक्त जो छुड़ाई। हालात हैं जी जी, वो हालात अवाम के लिए, तो इस वक्त जो हालात आपके सामने, मेरे पास लाइट नहीं है, सुबह से तकरीबन 1-2 घंटे हो गए लाइट नहीं है। नहीं आफ्ताब भाई, मैं उस बात से बिल्कुल आपकी मुत्तफिक हूँ कि मौशी जो सूरत हाल है वो यकीनन पहले से ज़्यादा अबतर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये जो बात है और ख़ास तौर पे जो इल्ज़ामात हैं इसके हवाले से मैं चाहूँगा, क्योंकि ये इससे पहले भी मुख्तलिफ लोगों पे, अब से कुछ अर्से पहले मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया गया और फिर उसके खिलाफ कोई सबूत जो है वो नहीं पेश किए गए। तो क्या आपके ख्याल में जो एक इतना बड़ा लीडर हो
उसको ये सबूत जेब कोई देता है कि वो किसी का भी नाम ले ले अच्छा, बगैर किसको किसी पेश सबूत करें के। सबूत? सबूत हम किसको पेश आप करें? आवाम के किसकी सामने रख मिसाल? दीजिए, हैं? आप एक काम कीजिए, आवाम के सामने रख दीजिए वो सबूत। तो आवाम को तो पता है। नहीं, आप आवाम को पता आप नहीं है। देखें, मुझ जैसे सर, पता नासमझ है लोग आवाम हैं, को, वो पता है। हमेशा दलील मैं आपको मांगेंगे बता और रहा हूँ, सबूत आवाम मुझसे मांगेंगे। ज्यादा बेहतर जानती है, समझे जी ना? वो आवाम को पता है सारा कुछ। आवाम ही तो हाथ जोड़ रही है, खुदा के लिए हमारी इनसे जान छुड़ाओ, ये जिस मकसद के लिए आए हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि वो मकसद पूरा होने वाला ही हो जाएगा, जैसे ये अच्छा, करेंगे आप कोई ये चीज़ समझते हैं कि आवाम को शायद किसी दलील की, किसी वजाहत की जरूरत नहीं है? सर देखें, बात ये है कि ये इस वक्त जो हुकूमत है वो कोई मतलब या हुकूमतें दलील वगैरह पेश नहीं करती, लोग समझते हैं, लोग यही समझकर तो वोट देते हैं उनको। वरना इस वोट के अंदर कभी आपने देखा कि कोई मैनिफेस्टो इलेक्शन हुआ हो? नहीं, वो बात समझे आपकी ना? दुरुस्त यहाँ है। पर मैं तो वो मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि आवाम बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उसको किसी किस्म की सबूत या वजाहत या दलील की ज़रूरत है, या कम अज़ कम जो इससे पहले अमरीकी साजिश की बात की गई उसके हवाले से कोई वजाहत ही पेश कर दी जाए, क्योंकि यहाँ तो वजाहत पेश करना भी इस वक्त जो है अच्छा वो सर, ज़रूरी मैं नहीं तो ये समझा जा समझता रहा। हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अब इस बयानी से आगे निकलकर है, इससे बेहतर ये नहीं है कि जी आप इलेक्शन करवाते तो सूबों में तो होना ही है, सारे मुल्क में इलेक्शन करवाते हैं, ताकि ये कि एक ही टाइम पर जो है, क्योंकि कोई ये भी खदशात है ना कि जी 2 सूबों में इलेक्शन हुए और वहां पर जो है कोई पार्टी अक्सरियत ले लेगी तो आने वाले इलेक्शन में उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं और जो मतलब जिसको आवाम वोट दे, जिसको आवाम हक दे हुकूमत करने का, उसको हुकूमत करें। ठीक है। क्या गारंटी है कि ये नताइज कबूल करेंगे आने वाले जनरल इलेक्शन की? ये फिर रिजल्ट दोबारा से लाहौर जमान पार्क के सामने डेरा तो नहीं डालेंगे कि जी हमसे फिर धांधली हो गई, फिर नया इलेक्शन मांगेंगे? देखिए, जब इलेक्शन होगा ना वो सबको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कैसे हुए। जब रोडों के ऊपर से बैलेट पेपर गाड़ियों से निकलते हुए नजर नहीं आएंगे, जब ठप्पे लगाते हुए नजर नहीं आएंगे, जब लोग आम आदमी के हाथ में बैलेट पेपर्स नहीं होंगे, तो फिर तो लोगों को पता होगा ना ये फेयर इलेक्शन हुआ है। आपके ख्याल में ये चीज़ तयन कर देगी इस चीज़ का कि ये जो इंतखाबात हैं वो शफाफ हैं अभी और जो कानूनी? और कराची में इलेक्शन एक्सेप्ट बल्दियाती करेंगे या इलेक्शन नहीं, हुए, बस ये पूछ रहे जब अभी जो कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो आप तो कराची के चैनल हो, आप तो सबको आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा, आपने मुशाहिदा भी किया होगा कि यकीनन वो किया। इलेक्शन कैसे हुए। आफ्ताब भाई, कराची ने आप लोगों को मुस्तरद कर दिया है, 40 MP MNA और 40 आपके पास नाजिम नहीं रहे हैं, 40 काउंसलर नहीं रहे हैं। कराची ने तो PTI से अपना बदला ले लिया है, अब बकाया मुल्क चले, लेगा इंशाल्लाह आने जनरल वाले इलेक्शन में। वक्त में पता चलेगा। अच्छा, चलें आने वाले, मैं नासिर भाई को ज़रा सहमत दूंगा कि वो कुछ कहें, ख़ासतौर पे जो ताजिर बिरादरी के हवाले से आफ्ताब जहांगीर साहब ने जिस चीज़ की निशानदेही की कि ये खदशा यकीनन हो सकता है, गो कि इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये बात कही जा सकती है कि वो हालात से नाखुश थे और ख़ासतौर पर मौशी सूरत हाल से, तो इसलिए वो इस साजिश का हिस्सा बने। फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई, बात यह है कि ताजिर बिरादरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ताजिर बिरादरी कभी भी किसी के साथ नहीं है। ताजिर बिरादरी चाहती है कि हमें एक पीसफुल इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। और हम उसमें आराम से काम करें और हमें कोई रोक टोक ना हो। टैक्स स्ट्रक्चर हो या दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमन व अमान बहुत अच्छे हालत में हो, तो वो जो भी प्रोवाइड करेगा ताजिर बिरादरी उसके साथ है। सिर्फ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको चाहिए और इससे उसको एक ज़्यादा कुछ इन्वायरमेंट चाहिए नहीं। होता है। ठीक है। ताजिर बिरादरी का कभी भी मुझे नहीं याद कि कोई हमारी 72 साल हिस्ट्री में ताजिर बिरादरी कभी किसी सियासी पार्टी के साथ हुई लेकिन है। इससे पहले तो जो मुलाकातें हो रही थी उसका क्या मकसद था? देखें, बात यह है कि ताजिर बिरादरी तो बल्कि आप अगर गौर करें तो इनको बहुत सपोर्ट किया है, वो उतना सपोर्ट किया है जो आज सपोर्ट नहीं मिल रही है। आज बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है आज की गवर्नमेंट पे। इनकी गवर्नमेंट पे कभी भी इतनी तनकीद ताजिर बिरादरी की तरफ से नहीं हुई है। सबसे और ज्यादा इन्होंने सपोर्ट आके भी यही कर रहे थे, क्योंकि जो आपको याद है कि एक सदर में दुकानों में आग लगी, आफ्ताब सिद्दीकी साहब एक इनके MNA हैं, उन्होंने इसको काम को अपने जिम्मे लिया। इस तरह और बहुत सारे मसाइल नहीं, को सदर एड्रेस में जो करने आग की लगी है, कोशिश की। देखें वो आफ्ताब भाई ने भी बिल्कुल किया होगा, ऑब्वियसली चूंकि गवर्नमेंट आफ्ताब में थे। सिद्दीकी, वो दूसरे इनके MNA, अच्छा, जी। आफ्ताब सिद्दीकी, अच्छा वो लेकिन असल जो मुझे इंफॉर्मेशन है वो है नासिर हुसैन शाह साहब। बिल्कुल उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर किया और विक्टोरिया सेंटर के मुतासरीन को भी उन्होंने पूरी इमदाद दी। उससे पहले भी जो भी पीछे भी आसिफ जरदारी साहब ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की। जो बोल्टन मार्केट में आग वाग सारी लगी थी, उनको 1.5 अरब या कितना वो दिया। इसी तरह यहाँ भी पूरी उनको 40-50 करोड़ रुपए की पूरी फाइनेंसिंग की। तो उसमें देखें, जो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि ताजिर बिरादरी हमेशा हुकूमत वक्त के साथ है, ठीक है, और उसमें हुकूमत वक्त ने ताजिर बिरादरी का हमेशा साथ दिया। मैं आपको अर्ज करा था कि जितनी तनकीद
अभी चल रही है ताजिर बिरादरी की तरफ से गवर्नमेंट पे, इसका 10% भी पिछली गवर्नमेंट पे नहीं हुआ। उस ठीक वक्त है, हालात से मुतमईन थे नहीं जितने ताजिर हजरात थे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ताजिर बिरादरी गवर्नमेंट के साथ होती थी। ठीक है, अब वो उन्होंने जो अच्छी बातें की, को पैकेज भी ऑफर किए कि भाई 1100 अरब का पैकेज भी है, आया नहीं आया वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन देखें तनकीद एक जायज़ हक है। ताजिर बिरादरी अपने राइट के लिए बात करती है, वो इसलिए बात करती है कि जो है आगे उन्होंने डिलीवर करना होता है। अगर वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो वो फिर अवाम में वो इश्तिहाल, लेबर इनके पास ही काम करती है, ताजिर बिरादरी इंडस्ट्रीज होती है सारी, तो उसको लेके चलना होता है। हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर थे वो तो डंके की चोट पे जो बात होती थी कहते थे, लेकिन किसी साजिश का हिस्सा कभी भी ताजिर बिरादरी नहीं बन नहीं सकते। हमारा मतलब ताल्लुक ही नहीं है ना, ताजिर बिरादरी का कोई ताल्लुक ही नहीं किसी साजिश का हिस्सा बनना। तो ये अब वो अगर वक्फे वक्फे से किसी पे इल्ज़ाम लगाते जाएं कि पहले उस पर लगाया, फिर उस पर लगाया, फिर उस पर लगाया, ये तो अपने आपस में इनमें फूट पड़ रही है। जिन जिन जो इनके आपस के वो जो था वो आपस में उनकी बातें सामने आती चली जा रही हैं। लेकिन बात यह है कि ताजिर बिरादरी, मैं स्ट्रांगली इसको डिनाई करता हूँ, ताजिर बिरादरी कभी भी किसी भी इसका साजिश का ऐसा नहीं है, और वो हुकूमत वक्त के साथ और वो मिलके एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करना चाहिए। चूंकि ताजिर बिरादरी ही रोजगार प्रोवाइड करती है लोगों को। अगर ये लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे तो रोजगार कैसे प्रोवाइड, इधर तो रॉयट्स हो जाएंगे। जहाँ तक रॉयट्स की बात अब आती है, जिस तरह आप देखें रॉयट्स का बड़ा खतरनाक नतीजा निकलता है। कल या परसों ये बंदा भी मर गया और दूसरा और भी लोग, उससे पहले भी किसी की हवाई फायरिंग से कोई मर गया बेचारा, बच्चों का बाप था, 2-3 बच्चे थे उसके। बात ये रॉयट्स की सियासत जो थी ये पास्ट टेंस हो चुकी है। ये अब जो नए लीडर आ गए हैं सामने या नए लड़के आए हैं, उनको पता ही नहीं है कि रॉयट्स का नतीजा क्या निकलता है। इसको पहले भुगत चुके हैं हम लोग। हम 1970 में भी देख चुके हैं, हम 1975 में भी देख चुके हैं, हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में देखा है रॉयट्स का क्या नतीजा निकलता है। आप ये देखें, वो ये एक बात होती है ना कि बीजी ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट निकली तो कोई नहीं निकला, वो लीडर्स ने मना किया उनको कि नहीं निकलना। उनको पता है एक बंदा भी मर गया तो उसका खून किसके सर जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हटी तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया नवाज शरीफ साहब का, मुझे बयान है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई रॉयट्स नहीं होंगे। रॉयट्स करना बड़ा खतरनाक काम है। नासिर भाई, माफी चाहता हूँ, 2-3 मरतबा नवाज शरीफ की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को हटाया गया, और जिन जो इल्जाम लगा के हटाया गया उसके बाद दोबारा रिस्टोर भी इन्हीं को फिर किया। इसका मतलब है कि वो गलत था। अभी भी आप देखें 3-4 साल बाद अगर लेके आए तो इन्हीं को लेके आए, चूंकि ये दोनों मुस्तहकम पार्टी हैं जो पाकिस्तान की एक असास है, एक सरमाया हो गई है, एक मेच्योरिटी हो चुकी है। आप इनमें जो रहनुमा आप देखें वो बड़े मेच्योर हो चुके हैं और कोई भी इस टाइप का काम नहीं करता। आपकी माजरत अर्ज ये है कि अगर ये इतने मेच्योर हैं तो ये जो मौशी हालात हैं इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद करें? क्या सारी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पे आयद कर दी जाए? क्योंकि एक अरसा अब हो चुका है, अगर साल से ज्यादा आपको हो जाए और अगर आप ये दावा करते थे कि हम इन मामलात में सुधार ला सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। आप जब ये आए थे अप्रैल में ये चेंज हुई थी, उसके बाद से लेके अगले 6 महीने तक डिफॉल्ट की बात हो रही थी। आज डिफॉल्ट की बात नहीं हो रही है। आपने गौर किया? आज डिफॉल्ट का टॉपिक खत्म हो चुका है, अब महंगाई की बात हो रही है खाली। ठीक है, ये अगले 3-4 महीने में महंगाई की बात भी खत्म हो जाएगी, आप ये देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहा है। डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका है और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खड़ा हो चुका है। अब वो जो पिछले आप जो 72 साल का देखें, एक सिस्टम चल रहा था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम थी, इम्पोर्ट ज़्यादा थी, कुछ जो चूंकि जमहूरियत तसलसल नहीं रहा यहाँ पर। ठीक है, इसमें बीच में एस्टेब्लिशमेंट भी आती रही या किसी तरह से जो दूसरे लोग आते रहे, तो उसकी वजह से जो पॉलिसी सही बनानी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो सही तसलसल में नहीं बन सकी। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बन सकी, इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो कर सकी, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सका जो कि मतलब हॉलैंड इतना छोटा सा मुल्क है, उसकी एग्रीकल्चर यील्ड तो देखें पड़ेगा, हमारी होती नहीं, हालांकि हम तो एग्रीकल्चर कंट्री है। नासिर भाई, पहले मैं चाहूंगा जरा इसकी भी साथ वजाहत फरमा दीजिए कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसकी निशानदेही वो करते रहे थे, लाइक रेमिटेंसेस जो है अगर $30 बिलियन सबको ले गए और इसके साथ साथ अगर आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देखें उसमें भी इजाफा हुआ, तो 25 बिलियन का जो एक बैरियर था उसको उन्होंने समहाउ क्रॉस किया। इंपोर्ट्स को कम करने के लिए गो के सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं गए, लेकिन समहाउ उसको स्क्वीज करके जो ट्रेड गैप है उसको कम किया, करंट अकाउंट सरप्लस में लेकर आए, और दीगर जो इशूज़ थे वो तो रहे पास्ट में भी, जैसे सर्कुलर डेट का इशू था और दीगर मामला थे, तो एडजस्ट वो कर रहे थे।
और समहाउ अगर हम टेक्निकल्स को ज़्यादा फॉलो ना भी करें तो एक नंबर जो ग्रोथ का ओवरऑल आ रहा था जीडीपी का वो तकरीबन 5-5.5 के करीब बन जाता था। तो अब पोस्ट कोविड क्योंकि इतनी मुश्किल सिचुएशन रही और अगर उसके बाद अगर इतनी फास्ट रिकवरी हुई तो ये तो क्रेडिट उनको देना चाहिए था, और अगर वो आज ये क्लेम करते हैं कि सूरत हाल उससे ज़्यादा वर्स्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अगर आज कोई मैं एक मिसाल देता हूँ कि कोई आप खेत में कुछ बीज बोते हैं तो उसका नतीजा फौरन दरख्त नहीं निकल आता, वो 2 साल 3 साल बाद निकलता है, फिर फल देना शुरू करता है। ठीक है, इसी तरह जो काम किए थे 2014, 15 में और 16 में, उसका नतीजा 2018, 19, 20 में ये लोग इन्होंने क्रेडिट ले लिया उसका, हालांकि उसमें कोई नहीं था। अब जो इन्होंने गलत काम किए, मिसाल तौर पर स्टेट बैंक आपका छोड़ दिया, इन्होंने 2-3% पे टेक्सटाइल वालों को लोन दिए जो कि बहुत जहरे कातिल हो गया, उस पर उन्होंने अंधाधुंध मशीनें मंगा ली। ठीक है, जो मशीनें पड़ी हुई हैं, तो उसका नतीजा वो हुआ था, उसको कर्टेल करने की अच्छा, कोशिश की। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे मिसाल तौर पे कि अब जो पीछे जो स्टेट बैंक को और ये जो डॉलर को जो फ्री फ्लोट करने के हवाले से इन्होंने जो स्टेप्स लिए थे जो आपके 2020 में, उसका नतीजा अब सामने आ रहा है। वो एक मुश्किल सूरत है। अभी मैं आपको आज की आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेट शीट देखें डॉलर की, अगले महीने का डॉलर रेट 275 है, उसके अगले महीने का 272 है, उसके ये नीचे 6 महीने बाद का डॉलर रेट 262 रुपए। अच्छा, वो क्या चीज फोर्सी कर रहा है, मैं भी इसके ऊपर बात कर लेता हूँ क्योंकि कुछ चीजें हैं पीछे डॉलर सही इंप्रूव कर रहा है ये। ठीक है, तो वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आउटफ्लो मेजर ना हो तो कंटिन्यूटी रहेगी और हो सकता है कि सस्टेन भी कर जाए, ऐसा आपने कहा। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और फाउंडर मेंबर हैं, लाइन पर इस वक्त मौजूद है, जरा उनको भी मौका दिया जाए, उनसे भी जरा बात की जाए। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर फरमाइएगा, ये जो अब तक हो रहा है और ख़ास तौर पे लाहौर में और ज़मान पार्क के जो गिरदोनवा में हो रहा है, इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि ये जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, कहने को तो वो सब इस चीज़ की मुखालफत कर रही हैं, लेकिन साथ ये भी कहती जाती हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बिलखुसूस इमरान खान साहब के ऊपर आयद होती है कि उन्होंने इस किस्म के हालात पैदा किए हैं। फरमाइए, इसके दिफा में क्या कहेंगे? जी, मैं तो बार बार कह चुका हूँ, आज फिर आपके प्रोग्राम पे दोहरा देता हूँ, ये लोग तो बड़े काबिल लोग हैं, लायक हैं, अहल हैं। इनको ये अंधे हो गए थे जब इन्होंने इमरान खान को हटाया था जी। और अगर इन्होंने हटवाया था तो इसके फौरन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इलेक्शन क्यों नहीं कॉल कर लिया? सारा इल्जाम उस वक्त इमरान खान पे आता और ये पॉपुलर भी होते, ये 2/3 मेजोरिटी के साथ भी आते थे। हमने तो बहुत बुरे काम किए हुए जी। अवाम को तो समझ में ही नहीं आती हमारी की हुई बातें, इनकी की हुई सारी समझ में आ रही है। ये जो हमसे तो 9% महंगाई पे इन्होंने कहा कि अवाम की चीखें निकल गई, तो ये 34% तो ऊपर महंगाई और लास्ट वीक ऑन वीक इन्फ्लेशन 40%। क्या प्लान था इनके पास? जब कोई कहता है कि हम महंगाई कम करने आ रहे हैं तो इन्हें पता है 9% से कम करनी है, 9% से 40% नहीं करनी। जब ये कहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी सही नहीं है तो वो 17 बिलियन के डिपॉजिट को बढ़ा के 25-30 पे ले जाना चाहिए था जी। जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है कम है तो उन्होंने वो जो $32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी उसको बढ़ा के 40-45 पे लेके जाना चाहिए था, 24 पे नहीं लाना चाहिए था। ये इल्जाम तो लगाते हैं ये इमरान खान का करना है, लेकिन हमने भी जो कहते थे इनका करना है, लेकिन हमने जिधर लिया था उससे बेहतर करके छोड़ के गए थे। देख लीजिए हर अदब जी जी, ये बात कही जा सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है कि मौशी सूरत हाल इस वक्त से बहुत बेहतर थी, अब लोग ये बात सोचने पे मजबूर हैं। शमीम नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपने मौशी जो अशारी हैं उनकी निशानदेही यहाँ पे की है, लेकिन ये जो सियासी मामलात हैं इसके बारे में क्या कहिएगा? गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया गया सियासी मामलात के हवाले से, एक ख़ास तौर पर जो बयानिया कल जारी किया गया कि जिसमें ये कहा गया कि ताजिर हजरात भी इस साजिश का हिस्सा थे। ये जो बार बार बयानात बदलने की ज़रूरत है, ये क्यों पेश आ रही है? कुछ देर पहले ही आपके एक एमएनए से गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये कहा कि आवाम को शायद इन तमाम चीज़ों की वजाहत की ज़रूरत भी नहीं है, लोगों को यकीन है कि जो कुछ इमरान खान साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा सोचने पर क्यों मजबूर हैं, ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए मैं आपको बताऊं ना, चेंजिंग सिनेरियोज विल गिव अ चेंज आंसर जब भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने असेंबलियों से रिजाइन क्यों किया जी,
इसलिए हम आवाम को बताना चाह रहे थे कि ये साजिश है और हम साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और हम चाहते हैं कि ये कहते हैं कि हम सिलेक्टेड हैं तो आओ दोबारा इलेक्शन कर लो, फिर नतीजा देख लो। ठीक है। तो हमने इसलिए रिजाइन किया। जब वो असर नहीं हुआ और उसके बाद हमने कहा कि अच्छा अब हम इनको हटाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से इन्हीं ने परवेज इलाही के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगा। जी जी। तो हमने कहा हम भी प्राइम मिनिस्टर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात करते हैं। उसके ऊपर इन्होंने क्या, जो 8 महीने से रेजिग्नेशन लिए बैठे हुए थे स्पीकर साहब के मेरे सामने आए और पूरी कहानी दास्तान, तो उन्होंने फटाफट जो है सारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए कि उनको ये पता चल गया कि जो 22 वोटों का फायदा रियाज के जरिए ले रहे हैं, वो अगर पार्लिमानी लीडर तब्दील हो गया तो 22 लोग वोट नहीं कर सकेंगे, और उन 22 वोटों के बगैर इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो मेजॉरिटी नहीं साबित करेंगे। तो इसलिए हम कोर्ट भी चले गए अपने आप को रिस्टोर करने। जी। अब कोई कहे कि जी मैं उस वक्त गलत था या मैं अब गलत हूं, तो ये उसकी सियासत की नासमझी है। बिल्कुल ठीक है। मैं तो उस वक्त भी सही था, आज भी सही हूँ। आज भी सही है। तो आपके ख्याल में कि जो सिनेरियो तब्दील होते जा रहे हैं, इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि जो मेरा रिएक्शन है वो हम कंफ्यूज हैं या कुछ है। हम इनको कंफ्यूज भी रखेंगे, डिफ्यूज भी रखेंगे, डिप्रेस भी रखेंगे और इनको बुज़दिल बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इसका जवाब चाहूँगा। ज़रा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं और यकीनन जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि हालात बदल रहे हैं और जैसे ही हालात बदलें, अब ये फैसला है, हमें ये समझ में आया कि शायद इसकी जस्टिफिकेशन वो खुद वक्त के साथ साथ मिलती चली जाएगी। अनसर्टेनिटी क्रिएट रखेंगे। जी जी। आप दबाव में भी हैं, नर्वस भी हैं, परेशान भी हैं। जी। मैं समझता हूँ ये कि ये तो तहरीक इंसाफ ने 22 करोड़ आवाम को दबाव में ले आए हैं। ये पाकिस्तान को जो है वो पूरे को इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है। ये तो शौकिया इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब इनसे नहीं चला 3.5 साल, इनकी कारकर्दगी सिफर पर खड़ी रही है। अब मुझे बताएं, फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची से MPAs हैं, क्या तीर मारा है इन्होंने कराची में? इनके 22 MPA, इनके 14 MNA, इन्होंने क्या किया है? कराची की कारकर्दगी क्या है? 70 करोड़ 50 करोड़ रुपया इन्हें मिला है, खसूसी फंड इन्होंने लिए। क्या कराची का क्या आशा, और कराची ने किस तरह इन्हें मुस्तरद किया है? कराची से इनके 40 के करीब जो है वो जो नाजिम और नायब नाजिम और कौंसलर नहीं बने, जबकि इनके पास 40 MPA MNA, जिन लोगों ने भी, जिन कुव्वतों ने भी, जिन इदारों ने इन्हें तोहफे में दिए थे, आज वो कहाँ गए? कराची ने तो आप लोगों को फारग कर दिया है। ये जो इलेक्शन करना चाह रहे हैं, ये जो इन्होंने तो शौक बनाया हुआ, इनका शौक है, ये इनका शौक है कि पाकिस्तानी आवाम देखे किस कदर गुर्बत की लकीर के नीचे हम नीचे मजबूर कर रहे हैं ये कि वो वोट डाले। अगर इनको पजीराई मिल रही है तो उसके पीछे सबब नहीं दे रहे, अवाम नहीं दे रहे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान इनसे जीता है, कराची में हमने MNA दोनों सीटें PTI की हमने MNAs की हमने जीती और बाकी मानदा सीटों और कराची में जो है सबसे मेयर हमारा आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। PTI तो मुस्तरद हो चुकी है। ये चारों सूबों से इंशाल्लाह मुस्तरद होगी जनरल इलेक्शन में, जब भी होंगे ये जनरल इलेक्शन, और इंशाल्लाह होने चाहिए। इलेक्शन ही से ही तब्दीली। तो खाइफ क्यों है? जैसे फिरदौस शमीम नकवी साहब, नहीं, हम खाइफ नहीं है, ये इनकी खुशफहमी है। हम कहाँ खाइफ हैं? हम बिल्कुल खाइफ नहीं है। हम इनका मुकाबला करेंगे और हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। हमने कराची से तो इन्हें वोट की ताकत से खत्म कर दिया। कहाँ है PTI कराची में? कल जो इन्होंने जिले शाह का नमाज जनाजा कराया इंसाफ हाउस में, 100 लोग नहीं थे और एक छोटी सी जगह है इंसाफ हाउस में। आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपने देखा होगा जहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 50 कुर्सियां नहीं लगती हैं वहां तो इन्होंने ये कराची ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। इनके पास लोग नहीं है। ये जिले शाह पर अब अपनी सियासत करना चाह रहे हैं। उस मरहूम के जगह जगह जनाजे कर, ये इन्हें मौका मिला, ये माने, अपनी शिकस्त माननी चाहिए PTI को। 3.5-4 सालों में क्या किया? कोई एक सड़क बता दें, कोई एक पुल बता दें, कोई एक डैम बता दें, कोई एक ट्रांसपोर्ट बता दें, कोई रेलवे बता दें, कोई जहाज बता दें भाई हमने ये उड़ाए। कुछ नहीं किया इन्होंने। खूबसूरत चलता हुआ मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। ये सारा मुल्क जो है, जिन इदारों ने, जिन ताकतमंद लोगों ने थी और आज नहीं, वो देखो, वो तो बढ़नी थी, इन्हें पता था। शेख रशीद का सारी चीजें रिकॉर्ड पर पड़ी हुई है। वो कह रहा था
कि खान साहब ने बारूदी सुरंगें बिछा करके गए, ये कैसे मुल्क चलाएंगे भाई, वो तो हैरान है ये मुल्क कैसे बच गया। और इंशाल्लाह हमने फिर मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ चलूंगा। ये जो अभी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की निशानदेही की गई है, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि अगर मामला महंगाई का था तो सूरत हाल आज सबके सामने है। 9% पे अगर महंगाई इन्फ्लेशन अगर होगी और फिर वो बढ़कर 40% पर हो जाएगी और बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बुरी तरह तबाह हुए हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। और दूसरी तरफ एक सियासी मामला भी है कि अगर जैसे अभी उन्होंने कहा कि अगर ये खाइफ हैं तो ये इंतखाबात का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहा है। मुझे जरा जवाब देने देंगे इनका। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब आपको मौका देता हूँ, जरा नासिर रियाज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए, जो ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी फिर आप मुझे इजाजत दे दिए, इससे कि मुझसे बीपर के लिए कहा गया था प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नासिर भाई। देखिए बात ये है कि पहले तो मैं आपका ये जो इलेक्शन की और ये जो बात हो रही है और ये जो एजिटेशन है, ये किस लिए हो रही है एजिटेशन? जब आपके पास मेजोरिटी नहीं रही कौमी असेंबली में तो आप उसको एक्सेप्ट करें और आप साइड पे अपोजिशन में बैठ जाएं। जब 4 साल जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन थी उस वक्त 4 साल, जो अभी गवर्नमेंट में है, उन्होंने कोई एजिटेशन नहीं की। उन्होंने कहा, उन फ्री हैंड दिया कि आप काम करो। एक होता है हेल्दी तनकीद करना और एक होता है अनहेल्दी तनकीद। ये अनहेल्दी हर बात पे इल्जाम तराशी, साजिश है, एजिटेशन है, उससे लोगों का मोरल डाउन होता है। इस वक्त हमें ट्रस्ट की जरूरत है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री बिल्कुल मुस्तहकम है, पूरा जुड़ा हुआ है, चारों सूबों जुड़े हुए हैं और हमें आगे बढ़ना है, इंडस्ट्रीज लगानी है। आप बार बार जो ऐसे बयानात इस टाइप की जो चीजें देते हैं, उससे क्या होता है कि ताजिरों का स्पेशली मोरल डाउन होता है, फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है उनका मोरल डाउन होता है। तो ये मामला जो है ये बड़े खतरनाक मामला हो जाते हैं। तो इसके लिए ये एजिटेशन को हटा के आप उसी तरह हेल्दी वो अपोजिशन का रोल अदा करें, उनकी पॉइंट करें। जिस तरह भी शमीम नकवी साहब ने अगर पिन पॉइंट किया तो उसको फिर गवर्नमेंट का फर्ज है उसका जवाब दे उस फोरम पे जो कि जिसको कौमी असेंबली का फोरम कहा जाता है, ना कि सड़कों को उसमें आप बना दें, उसमें 100-200 बंदा खड़ा कर दिया और ये कोई मसला नहीं है 100-200 बंदा खड़ा करना और उसमें फिर वो जो पानी मार रहे हैं और ये हो रहा है, मतलब ये एजिटेशन का कोई मतलब नहीं है। इसमें बात ये हेल्दी, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं ताकि हमारा ट्रस्ट कायम हो और हम आगे की तरफ बढ़ें और मजीद इंडस्ट्रीज वगैरह लगें। दूसरी बात, आपने जो महंगाई के इंडिकेटर्स और ये सारी बात, मैं आपको जरा सी तवज्जो अप्रैल 2022 की तरफ मैं लेके आना चाहता हूं, जब पाकिस्तान 15 दिन के अंदर डिफॉल्ट था और 100% ये ऐसे ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट इतनी हरकत में आई और ये सारा कुछ जो एक अपोजिशन जो उस वक्त की थी वो भी हरकत में आई, वो भी जुड़ गई फौरन, इसलिए कि पाकिस्तान है तो हमारी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान नहीं है तो हमारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। आप सऊदी अरब, दुबई या कहीं इंग्लैंड या अमेरिका जाएं तो वो तो हमारी इज्जत ही यहीं पर है। तो वो मुल्क बचाने के लिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या होता अगर ये पेट्रोल 1000 रुपए लीटर मिल रहा होता और भी लाइन में लग के मिल रहा होता, इसलिए कि कंटेनर रुक रहे थे, वो पेट्रोल की एलसीज नहीं खुल रही थी, आज कंटिन्यू है, अभी सिर्फ 250 रुपए का या 350 रुपए का पेट्रोल है, शुक्र करें आप, ठीक है। डॉलर अगर ये 3,000 रुपए का डॉलर होता फिर आप क्या करते? देखें, बात सुने, जब खराबी हो जाती है तो वो सही नहीं होती है, वो बहुत ही मुश्किल होती है। बांग्लादेश टूट गया, बन गया, अब आप जितना कर दें बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान नहीं बन सकता, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान खुदा ना खास्ता, अल्लाह खैर करे, कोई मुसीबत आ जाती है तो इन्होंने तो कहना था कि हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, तो उठ के चले जाते। ये भुगतता कौन? हम लोग भुगतते हैं जो यहाँ अवाम है, जो यहाँ, तो ये सारी सियासी पार्टियां तभी इकट्ठी, उन्होंने कहा इस मुल्क को तो जोड़ो क्योंकि यहाँ इज्जत है हमारी। और ये सारा इसी तरह दोनों सियासी जमातें मिल गई, इनके साथ सब लोग मिले और उन्होंने ये काम आगे किया कि इसको काम करें। देखें, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करता हूँ। अब जहाँ तक आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं कि 30 अरब डॉलर की आप 40 अरब डॉलर करते थे, ये अलादीन का चिराग नहीं है। आपने कौन सी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर अच्छे काम किए, इंडस्ट्री लग जाती, आपने कितनी इंडस्ट्रियां लगाई, कितने डैम बनाए, कितने आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, कितनी रोडें बना दी, मुझे जरा बताइए आप कितने। आप कहते थे 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे और बाहर से लोग नौकरी, यहां से मैं आपको बताता हूं कितने लोग यहां से 7 लाख बंदा तो यहां से निकल गया नौकरी करने के लिए, बाहर 7.5 लाख बंदा पूरा निकला है। तो बात यह, आपका ब्रेन ड्रेन तो यहां से हो गया, तो फैक्ट्री की खाक लगनी थी, जाहिर बात है वो 30 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट थी वो भी कम होनी थी। ये सारा, अब वो सारा आहिस्ता आहिस्ता जब एक बिगाड़ पैदा होता है तो उसको सही करने के लिए थोड़ी सी टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखें ना, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, डिफॉल्ट का खतरा अब नहीं रहा, कोई डिफॉल्ट की बात भी नहीं कर रहा अब महंगाई की बात है। महंगाई
72 साल से। 1965 में भी महंगाई थी, 10 पैसे चीनी बढ़ गई थी तो आपने अयूब खान को उतार दी थी। कर दिया था लोगों ने। बहरहाल मैं वो वर्ड तो इसलिए, लेकिन अयूब खान को गवर्नमेंट उड़ा दी थी 10 पैसे के लिए। तो उस वक्त भी लोग रोते थे कि भाई इतनी महंगाई हो गई है, 10 पैसे चीनी बढ़ गई है। आज चीनी 100 रुपए किलो है, ये तो बहुत अरसे से 100 रुपए किलो है। मैं एक बात के दौर में भी 100 रुपए। हाँ, अंडे 150 रुपए दर्जन तो मैंने 6 साल पहले भी देखे थे। तो अभी भी अगर 125 वो मतलब 250 रुपए दर्जन है तो कोई इतनी कोई क़यामत नहीं है। वो भी सर्दियों में भी, गर्मी आएंगी फिर सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से टमाटर वही आप देखें 30-40 रुपए का चेंज होते रहते हैं लोगों का। प्याज जो है वो भी उसी तरह, आलू वो भी सस्ता है। आपकी महंगाई क्या हुई है? आपकी जो तेल है, अच्छा तेल भी 700 पे चला गया था, अब 650 पे आ गया है, ठीक है। तो वो क्यों कि मलेशिया ने एक्सपोर्ट, उनकी पाम ऑयल की प्रोडक्शन कम हुई थी तो उन्होंने अपनी जो है वो उन्होंने पाबंदी लगा दी, तो उन्होंने इंडोनेशिया से लिया। ये टैक्सेस लगा रहे हैं, देखिए टैक्सेस इसका क्या किया जाए? देखिए मैं आपको बताता हूँ उसकी रीजन, मैं आपको बताता हूँ, मैं उसकी बताता हूँ। बात ये है कि आपको फौरी तौर पे जो वो जब वो कोई वेंटिलेटर पे चला जाता है तो उसको फिर बड़ी बड़ी डोज लगती हैं एक दफा, कि वो पहले एक दफा अलाइव तो हो, तो वो अलाइव करने के लिए आपको IMF और उनकी सारी डोज देनी पड़ गई। जो गए थे वो भी शॉक ट्रीटमेंट से ही इसकी इलाज कर रहे थे रोजाना। उन्हें तो खुशहाल पाकिस्तान मिला था 18 में, तो बेहतरीन पाकिस्तान था। नवाज शरीफ की सारी मेहनत इन्होंने, हालांकि वो मेरा उनकी पार्टी से बेहतरीन चलता हुआ मुल्क इनके हवाले किया था। मैं ये भी बात करता हूं, मैं सिंध गवर्नमेंट की भी बात जरूर करूंगा। मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। 14 पॉइंट्स एजेंडा लेके आए थे CM साहब यहाँ पर, उन्होंने पूरे कंप्लीट किए। ये पुल बनाना, ये करना, वो करना, सारी हर चीज कंप्लीट। इस वक्त आप कराची देखें, मैं आप जरा विजिट करें, पूरा कराची में काम हो रहा है। हाँ, खड्डे खत्म हो गए। जो मैं इसी प्रोग्राम में आके जो 4 महीने पहले बोल रहा था आपको कि खड्डे हैं, जगह जगह खड्डे हैं, खड्डे कम हो चुके हैं। बिल्कुल रोडें बनती चली जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता चला जा रही है। जो काउंसलर भी जो आए हैं इलेक्ट हो गए, वो काम कर रहे हैं, दिल जमई से काम कर रहे हैं। स्पेशली अपनी जगह तो बना लें, जी बिल्कुल। तो वो उसमें थोड़ा सा काम, उनको फंड्स इशू किए गए, उनको फ्री हैंड दिया गया। तो ये सारा एक जमहूरियत का तसलसल है। अब लोगों के पे डिपेंड करता है कि वो इसको जज करें कि जी इस दौर में काम हुआ था, इस दौर में नहीं। जिस तरह भाई ने किया, मैं भी जानता हूँ इस बात को। 4 साल में आपके 40 MNA MP थे, आपको करोड़ों अरबों रुपए के फंड मिले, कराची का पूरा जंगल बना के रख दिया था। 70 करोड़ कुछ लोगों ने तो काम किया। अब मैं 1-2 के नाम चले, मैं इसलिए हमेशा ले लेता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें वाकईतन काम कर रहे थे। बिलाल गफ्फार एक इनके MP थे, बड़ा एक्टिव रहे, प्रोएक्टिव रहे। नहीं और लोगों ने, आफ्ताब साहब ने भी काफी हद तक वो मैंने देखा था, मेरे मतलब अच्छी उनसे भी सलाम दुआ है। बात यह है कि लोग कुछ करते भी हैं, लेकिन बात यह ओवरऑल पार्टी ने क्या परफॉर्मेंस की, ये बहुत डिपेंड करता है उसमें, ठीक है। अच्छा इंटीरियर में भी आप सिंध में चले जाएं तो बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। आप थर की साइड चले जाएं, मैं यहाँ से थर गया, एक खड्डा नहीं रास्ते में, पूरी रोड यहाँ तक इस्लाम कोर्ट गया, इस्लाम कोर्ट से आगे तक गया, ऐसे लगा मैंने कहा मैं कहाँ गया, आपको मैं इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल CPEC टाइप की सड़कें बनी हुई है, इसी तरह जमपीर की सड़कें हैं, आगे सड़कें बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप करते चले जा रहे हैं, ये बात नहीं है। अच्छा अब ये जो मीडिया एक नेगेटिव जो चीज दिखाता है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो एक ऐसी गली की, एक ऐसी स्ट्रीट की फोटो दिखाता है जहां बेचारा पानी खड़ा है, और वो एक्चुअली इलीगल सोसाइटी कोई होती है, उसकी गली की फोटो दिखा के वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चलें डेवलपमेंट हुई है, इससे इनकार नहीं है, उस चीज़ को दिखाते भी हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ काम हुए, बल्दियाती मसाइल इतने सारे हैं। अभी हसास मामला है, अब आपने छेड़ दिया, बड़ी तादाद कराची की ऐसी है, बड़े इलाके ऐसे हैं। ये बादराबाद जिसके दफ्तर में आप अभी इस वक्त, यहीं पे हमारा दफ्तर है, आप इसके इर्द गिर्द में अगर आप देखें तो सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है इस तरह। और यकीनन आपने कहा कि बेहतर हो रही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस वक्त एक बहुत हंगामी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, जो गुज़िश्ता कई दिहाइयों से नहीं हुए, जो इस पर ड्यू हैं कि इस तरह काम किए जाए। बाजवा साहब हमारे मोहतरम में बैठे हैं, वो इस बात को, अच्छी बात ही है कि इसको तस्लीम करते हैं कि यकीनन जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार ख़तरनाक हद तक स्लो है। अभी जो चंद एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल भी रहे हैं, आपसे ख्याल ये है कि अब क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पे, इसलिए वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ रज़ाक भाई, जैसे भी वो फरमा रहे थे कुछ देर पहले एक मौसूफ कि आप कराची का चैनल हैं, तो कराची के चैनल और कराची की आवाज़ होने की हैसियत से, उसके नाते हमें अब ये जिम्मेदारी है कि दिखाएंगे कि वो जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं में गैर मामूली उसमें जो है ताख़ीर हो रही है
उसको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, कराची को है, बिल्कुल प्रायोरिटी क्योंकि आप देनी चाहिए। देखिए कि यहाँ पर अगर एक क्रिकेट मैच होता है, जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है, ये किस कदर परेशानी और ये कर्ज चीज़ से जो लोग हाई गुजर रहे हैं। हाई हब है गवर्नमेंट में, उनको बिल्कुल देखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। कराची 96% सिंध का रेवेन्यू देता है, पूरे सिंध का इंटायर रेवेन्यू, यानी जो कराची यहाँ से आप मारीपुर से लेके सराबगोट तक जो पूरे कराची मुल्क को चला रहा है, है ठीक है, साहब, और तो ये 96% ये देता है, और सराबगोट से आगे घुटकी तक जो है वो 4% देता है, तो पूरे सिंध का रेवेन्यू। तो ये कराची को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो रेवेन्यू देता है उसको तो ज्यादा बेहतर करना चाहिए, ताकि ज्यादा बेहतर रेवेन्यू दे। बिल्कुल ठीक है। आखिरी जुमला जी रज़ाक भाई, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मामला तो बहुत सारे थे, लेकिन इंशाल्लाह देखें हमारा मेयर कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो एतमाद का इजहार किया हो जाएगा। मैं श्योर गारंटी देता हूँ आपको, इंशाल्लाह हमारे नाजमीन कौंसलर और नायब नाजमीन और हमारा ये जो म्यूनसिपल पार्टी जिसे KMC कहते हैं, उसका जो निज़ाम इंशाल्लाह ये अभी चंद ही हफ्तों में ये बहाल होने वाला है, और जब मेयर साहब आ जाएंगे और चार्ज ले लेंगे, हमारे नाजमीन हलफ बर्दारी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी भी हम काम कर रहे हैं हमारे और हम मिलकर के इस शहर को इंशाल्लाह रोशनियों का शहर, खूबसूरत, और इसकी सड़कें, गलियां, सीवरेज, पानी, ये सारे मामलात इंशाल्लाह हमने जिम्मेदारी ली है, कराची ने ये जिम्मेदारी हमें दी है, और हम इंशाल्लाह कराची का ये कर्ज उतारेंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें रज़ाक बाजवा साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नासिर रियाज भाई, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया, और मामला ऐसा था और जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उसका दिफा ज़रूरी था, आपने बखूबी इन तमाम चीज़ों का दिफा भी किया। तो नाज़रीन, ये हमारा सेगमेंट था, वो सियासी नौइयत के मामला ज़ेर बहस आए। दीगर भी जो हमारे मेहमान थे, आफ्ताब जहांगीर साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने भी हमें वक्त दिया, और ये गिला उनका बिल्कुल दुरुस्त था कि बहुत पहले अगर उनको, या एक दिन पहले भी अगर बताया जाता तो वो यकीनन ज़हनी तौर पर तैयार होते, लेकिन मुख्तसर वक्त में शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए उनका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर अब आपसे इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह की बात।